हेलो एंड वेलकम टू प्रोइंग सीएस। इस बार जूरिस्प्रूडेंस का लास्ट पेपर था। काफी बच्चों ने पेपर दिया एंड इट वाज लाइक सर दे के दिखाएंगे करके दिखाएंगे एट फर्स्ट एंड रियली बहुत अच्छा लगा। साइड बाय साइड जिस बच्चों ने ऑनलाइन डाउनलोड किया है प्लीज 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 आप ये पेपर एक्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करो। एक सुविनियर की तरह कलेक्ट करके रखना नहीं है इसको, या देखना नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ के जाऊंगा। बिना आंसर को देखे आप प्लीज उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज जब तक आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वो अंदर एक हिंज रहेगा, एक कमी रहेगी कि मैं कैसे एग्जाम में करूंगा। सो प्लीज उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, या पेपर्स आपको मिलते ही रहेंगे। ओके, चलो इस पेपर को देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। So comment on the rights of the parties to appear before NCLT. तो NCLT के सामने appear करने के लिए rights of the parties पूछा था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर लिखना था। The Companies Act provides for following rights of the parties regarding the right to appear before the tribunal. Point wise आप लिख सकते थे आंसर में। The party may appear before the tribunal in person or through an authorized representative who has been specially authorized for this purpose. ठीक है, फिर वकालतनामा वगैरह फाइल करना है। The authorized representative shall make his appearance registered in filing of वकालतनामा or a memorandum of appearance in form F12. Okay, representing the parties. फिर हम लिख सकते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन द रीजनल डायरेक्टर और आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर may authorize an officer or an advocate to represent the case in the proceedings. याद रखो, पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स की जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ कंपनीज ही नहीं जाती है। गवर्नमेंट, रीजनल ऑफिस, आरओसी, ओएल ऑफिस, ये सब भी अपीयर होते हैं। ये लोग भी सीए, सीएस या फिर लॉयर्स को ऑथराइज करते हैं, या खुद भी अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे वो भी लिख सकते हैं, दी ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑफिशियल लिक्विडेटर shall be an officer not below the rank of junior टाइम स्केल और अ कंपनी प्रोसिक्यूटर। तो ये पर्सन अपीयर हो सकता है। उसके साथ साथ ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल इट मे कॉल अपॉन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू सबमिट द इंफॉर्मेशन ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन एमसीए 21। तो एनसीएलटी बुला के ये पूछ भी सकती है कि इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। The reason for such direction shall be recorded in writing. Generally, it is done for the purpose of its knowledge. कि कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी के बारे में क्या है, ये सब जानने के लिए इस तरीके से किया जाता है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ द बेंच proceedings by the parties or the authorized representatives are not permitted. So हम किसी भी proceedings का वीडियो, फोटो और ये सब उतारने का नहीं। वो अगर परमिटेड होगा तो ही, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू शूट और टेक ऑडियो और एनी काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द प्रोसीडिंग्स। अब ये समझ में आया? ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन 1B को हम कैसे टैकल करते थे, लेट्स सी। What do you understand by a public information officer under the Right to Information Act, and what are the duties of the PIO? Okay, तो अभी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है, उसकी ड्यूटी क्या है, वो सब चीजें। तो ऑल पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट टू डेजिग्नेट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, एंड इट विल बी हिज ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजंस रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज अ बेसिक ड्यूटी, जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसको बताना है। If for providing the information the PI requires aid of any other officer, then such other officer will be treated as. तो अगर किसी और ऑफिसर की भी यूज करनी पड़ी तो that other officer will also be termed as PIO। बराबर। Public authority means any authority or a body which is created by the constitution or even by a parliament or state law or by notification of central or state government. So इसको हम लोग पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं, जो किसी ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू क्रिएटेड है। ये हमने आंसर में समझाया। फिर हम समझाएंगे द वर्क ऑफ द PIO is to deal with all the application of information being received by their office. Moreover, his work is to assist the applicants to formulate an application in the need. Okay, तो PIO का जो काम है वो सारी चीजों से कनेक्टेड है, जहाँ पे पब्लिक की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और यहाँ तक कि वो एप्लीकेशन करने में भी हेल्प करता है। Once an application has been accepted, the duty of the PIO is to see that its timely redressal within 30 days. So एक बार वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है तो 30 डेज में वो कहीं ना कहीं उसका रेजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशन दे सके। If he cannot make available the required or desired information, he has to provide reasons for rejection. अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा तो उसका रीजन दे भाई वो क्यों नहीं दे पा रहा। ओके, in case the information sought pertains to the life or liberty of the individual, it has to be given within 48 hours of the application being received. अगर इंफॉर्मेशन किसी के लाइफ के बारे में तो 48 आवर्स, ये भी आंसर में लिखना भूलना मत।
and not providing the information within the prescribed will be construed as a refusal. अगर किसी वजह से दिया नहीं 48 hours में तो it is deemed as a refusal. In the case of confidential or other third party information, the PI has to inform the applicant of the facts within 5 days of the receipt. किसी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन हो तो यहाँ पे उसको 5 दिन में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ रही है, and the applicant will then be given a period of 10 days to present his position before them. तो 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, स्टिल अगर आपको चाहिए या क्यों चाहिए, क्या पर्पस है, दे हैव टू प्रेजेंट द डेटा बिफोर दैट. क्लियर? ठीक है, समझ में आया? So that was the question 1B that you could have written in your test papers. इस क्वेश्चन के अंदर अनिल prefers an appeal for setting aside the arbitral award on the ground that he was not given a proper notice of the arbitral proceedings, thereby not being able to present his case. He also furnished sufficient proofs and pleads before the court that he received the arbitral award just 15 days back. Decide whether Anil will succeed and what is the law of limitation के हिसाब से. So यहाँ पे अनिल सक्सीड करेगा कि नहीं उस बारे में अपने को पूछा गया. देखो सक्सेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपील में वो सक्सेस हो सकता है because not receiving a proper notice of the arbitral proceeding is a relevant ground for making appeal. और कोई भी एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है लिमिटेशन पीरियड के अंदर, और यहाँ पे तो उसने 15 दिन के अंदर ही किया हुआ है, तो दैट इज स्टिल विद इन सफिशिएंट पीरियड. यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि द आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी सेट असाइड ऑन एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट हैविंग अ जुरिसडिक्शन and any civil court of the inferior grade. So you can make an appeal to the high court concern or any civil court जहाँ पे भी वो case बैठ सकता है. This has been provided under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखने का the grounds based on which the application can be filed as follows. अब आप relevantly point wise करके उस grounds को discuss कर सकते हो. Invalid or unacceptable arbitration agreement, incapacity of the parties, improper notice of the arbitration proceeding, inability in presenting a proper case, award not accepting the terms of the reference, improperly constituted arbitral tribunal, proceedings not as per the agreements, award against public policy, matter of dispute. मतलब मैं काफी सारी, पर इन्हीं में से होनी चाहिए कोई अपील. या तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बराबर नहीं था, या नोटिस बराबर नहीं मिला था, या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स बराबर से नहीं हो रही थी, या अवार्ड जो है जिसको रेफर किया गया था वो जजेस वो आर्बिट्रेशन वाले वो बराबर नहीं थे, या फिर इम्प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, या फिर प्रोसीडिंग्स जो है वो एग्रीमेंट्स के हिसाब से नहीं कंडक्ट की जा रही थी, जज अपने हिसाब से कंडक्ट कर रहे थे, एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चला गया, उसका डिटेल आउट रीजन भी दिया जा सकता है, या मैटर्स नॉट केपेबल, दैट इज सर्टेन मैटर्स व्हिच आर बियॉन्ड द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, तो उसके अंदर आप अपील कर सकते हो. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखते हैं The application for setting aside the award has to be made within 6 months. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 3 months लिखा था, प्लीज नोट ये 6 महीना नहीं 3 महीना, सॉरी 3 महीना नहीं 6 महीना हो गया है. क्लियर? So it has to be made within 6 months. If there is a previous application for interpretation or correction already pending, the time limit has to be counted from the disposal of the applicant. अगर कोई करेक्शन, अगर कोई इंटरप्रिटेशन की एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है तो टाइम लिमिट वहां से काउंट होगी, दैट इज जिस दिन वो मैटर डिस्पोज हुआ वहां से 6 महीना काउंट होगा. And this period can be extended on the proof of sufficient cause not present in the application. ये पीरियड जो है वो अपने आप में एक्सटेंडेड भी हो सकता है अगर sufficient cause नहीं दिया गया, sufficient cause दिया गया है तो. Okay, in this case Anil will succeed in his prayer for improper notice of arbitration since he has filed an application within 15 days which is not a bar. तो यहाँ पे उसने 15 दिन में एप्लीकेशन की है. आई बिलीव यहाँ पे लिमिटेशन के हिसाब से भी कोई गड़बड़ नहीं थी और प्रेयर के हिसाब से भी कोई गड़बड़ नहीं थी. क्लियर? अब आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ रिन्यूअल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आंसर्स कैसे लिखना है? आंसर्स देखो एग्जाम में आप सोच सकते हो, अगर मुझको ये वाला आंसर एक साथ लिखने का, आई डोंट वांट टू मेक इट इन पार्ट्स, यू कैन राइट इट दैट वे आल्सो. अगर आप एग्जाम में सोचते हो मैं पॉइंट वाइज लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट पॉइंट वाइज आल्सो. ये सब कुछ आपके ऊपर है, आप कैसे डिसाइड करते हो. So certifying authority can apply for renewal of the license not less than 45 days before the date of expiry of the period of validity of the license. जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है आपको मालूम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पढ़ा था, उनका भी लाइसेंस होता है, वो कंट्रोलर को एप्लीकेशन करते हैं. सो दे कैन अप्लाई नॉट लेस देन 45 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लाइसेंस एंड कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफाइंग अथॉरिटी रूल्स. ओके, फिर आगे लिख सकते हैं विच आर अप्लाइड इन द केस ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन बिकमिंग अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी. तो अगर कोई फ्रेश एप्लीकेशन आता है तो वहां पे ये रूल्स का कंप्लाई करना जरूरी है. जो ऑलरेडी सर्टिफाइंग अथॉरिटी उनको सिर्फ रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देना है. The controller may, on the receipt of the application for the appointment of the certifying authority and after considering the document accompanying the application and other factors as he may determine, grant the license or rejection of the application.
कंट्रोलर इस चीज को देखेगा कि एप्लीकेशन कंप्लीट है, बाकी सारे नॉर्म्स कंप्लाइड हुए हैं तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर हम लिख रहे हैं कि नो एप्लीकेशन फॉर बिकमिंग अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल बी रिजेक्टेड अनलेस एप्लीकेंट हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटिंग द केस। सामने वाले को सुनने के बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि एप्लीकेशन हैज टू बी एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड। ओके, क्लियर? इसके साथ साथ हम नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्वेश्चन 3A देख लेते हैं। सिंपल द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड अंडर द इंडियन स्टैम्प। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को स्टैंपिंग एक्ट के हिसाब से, इंडियन स्टैम्प के हिसाब से ड्यूली स्टैम्प नहीं कंसिडर किया जाएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? ठीक है, लिख सकते हैं। So as per section 35 of the Indian Stamp Act, it covers the instrument which is not duly stamped, whereas section 35 to 48 gives the consequences of the instrument not duly stamped. तो अपने को बताना है, देखो अगर मेरे को पूरे सारे सेक्शन याद नहीं है तो इतना तो लिख सकता हूँ कि अगर मेरे को सेक्शन 35 याद था तो as per section 35 it gives the consequences of not duly stamped and the relevant provision of Indian Stamp Act are as under. तो आप ये समझा सकते हो एग्जामिनर को कि relevant provisions क्या है। कोर सेक्शंस जो हो सकते याद रखो, नहीं याद होते तो ठीक है प्रोविजंस के हिसाब से, लेकिन उल्टे सीधे सेक्शंस मत लिख के आया करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप पॉइंट वाइज दे सकते हो क्योंकि आंसर ही पॉइंट वाइज इजीली था। ओके, क्या क्या चीजें, तो एन इंस्ट्रूमेंट हमको क्या बताना कि नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड है, फिर भी कोर्ट में एविडेंस में एडमिट होगा, तो कौन कौन था? An instrument which is insufficiently stamped will not be admitted as evidence or recognized as validity by the government official unless it is duly stamped. तो जब तक कोई इंस्ट्रूमेंट पे पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की गई तब तक वो एविडेंस पे एडमिट हो नहीं हो सकता, तो एक बार उसको ऊपर पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे करके एडमिट हो सकता है। ओके, it can be subsequently be stamped with the stamps of the proper amount and be rendered duly stamped according to Indian standard. लिख दिया, तो सब्सिक्वेंटली आप उस पर पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे करके एडमिट करवा सकते हो। An agreement or contract that is made for various parts in the separate letters would be deemed to be properly stamped if any one of the part of the documents of the description of and value has been stamped. मतलब मैं कई सारे एग्रीमेंट, मतलब दो कंपनी के बीच में काफी सारे एग्रीमेंट एक ही कोरिलेशन में हुए हैं, एक भी पार्ट अगर ड्यूली स्टैम्प्ड है तो सारे पार्ट ड्यूली स्टैम्प्ड कंसिडर किए जाएंगे। ओके, the exclusion of insufficiently stamped instrument shall not apply to the criminal proceedings. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इनसफिशिएंटली स्टैम्प पॉइंट उठता ही नहीं है, वो भी आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट में ये भी लिख सकते हो, द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स कैन बी प्रेजेंट विद इन द इंस्ट्रूमेंट एंड प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी कैन बी पेड ऑन इट सो दैट इट बिकम्स अ प्रॉपर। तो आप डिनोटिंग ड्यूटी, सारी स्टैम्प ड्यूटी बराबर से पे करके कलेक्टर के सामने स्टैम्प दो, कलेक्टर उस पे डिनोट कर देता है कि आपने ड्यूटी पे की है, बस ये काम हो गया, अपना स्टैम्प ड्यूटी पे हो गई। तो आप ड्यूली स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट को ही कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे, पर अगर किसी वजह से वो नहीं स्टैम्प्ड है तो प्लीज उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दो। और वही सिचुएशंस को आंसर में डिस्कस करनी थी, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल कोड्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेशल कोड एंड एनसीएलटी। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, स्पेशल कोड क्या है और स्पेशल कोड एनसीएलटी से कैसे डिस्टिंग्विश होता है, उतनी बात थी। So special court for speedy trial of the offences, the central government is empowered to establish special courts in consultation with the Chief Justice of the High Court within whose jurisdiction the judges to be defined. तो special court कौन बनाता है? Central government in consultation with the Chief Justice of the High Court, और High Court के jurisdiction में वो special court आता है। Clear? They shall be presided over by a single judge. एक ही judge होता है, magistrate judge जैसा, okay, या court of sessions जैसा, तो single judge. All the offences shall be punishable and triable by the special court established for the area as may be specified in this behalf by the concerned High Court. हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा स्पेशल कोर्ट कहाँ पे किस किस ऑफेंसेस को देख सकता है, ट्राई कर सकता है, वो सारी चीजें हाई कोर्ट को बतानी पड़ती है। And the special court can give the decision regarding the offences punishable with imprisonment for a term not exceeding 3 years. तो स्पेशल कोर्ट ये दे सकता है punishment for any kind of offense जहाँ पे imprisonment not exceeding 3 years है, and it has a discretion to the order to regulate trial instead of proceedings for the case. और स्पेशल कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि पूरा ट्रायल सुनना चाहिए कि समरी वो भी उसके पास में आता है। तो हमने ब्रीफली बता दिया स्पेशल कोर्ट क्या है। अब हमें डिस्टिंग्विश करना है स्पेशल कोर्ट और एनसीएलटी के बीच में। तो पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश हम लोग ले सकते हैं jurisdiction. A special court has limited jurisdiction on the special jurisdiction and only covers relating to the bankruptcy, family matters, etc. तो जिस एक्ट में जिस पर्पस के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है उसका जुरिस्डिक्शन हमेशा उतना ही रहता है, उसके पास उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन एनसीएलटी इज अ कॉलेज जुडिशियल बॉडी व्हिच रिजॉल्व्स द मैटर्स पर्टेनिंग टू कंपनीज एक्ट इन इंडिया। एनसीएलटी के पास कंपनी लॉ का पूरा जुरिस्डिक्शन दे दिया गया है, तो एनसीएलटी कंपनी लॉ के रिलेशन में सारे मैटर्स डिसाइड कर सकती है। क्लियर?
दूसरा पॉइंट पे लेते हैं अथॉरिटी। इसलिए आप हेडिंग देख के डिसाइड कर सकते हो, आप टी शेप में बॉक्स बना के डिस्टिंग्विश करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, तो यू हैव टू डिसाइड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस में आप डिसाइड कर सकते हो कि शुड आई फॉर्म अ टेबल फॉर्म और शुड आई गिव इन पैराग्राफ, और कैसे, और हेडिंग देख के करूँ। तो ये डिस्टिंग्विश आपके नेचर्स में आप डिसाइड करो, जैसा अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा आप दे सकते हो। The special court derives its powers from the constituting authority, something like constitution or statute. स्पेशल कोर्ट की पावर्स कैसे आती है, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, इनसे आती है, ओके। Whereas on the other hand, NCLT has established under the Companies Act, तो एनसीएलटी की पावर आती है, एनसीएलटी की किसी प्रोसीजरल कोड से नहीं आती, उसकी पावर आती है कंपनीज एक्ट से। फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ बेंचेस। एनसीएलटी हैज 11 बेंचेस, 2 एट दिल्ली, one of which is a principal bench, one each at Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Chandigarh, Guwahati, Kolkata and Mumbai. Whereas there is a single court for each matter. देखो स्पेशल कोर्ट में अपने आप में एरिया वाइज एक कोर्ट होता है और एक ही कोर्ट होता है, उसमें मल्टीपल कोर्ट्स का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन जहां तक मैं बात करूं नंबर ऑफ बेंचेस की, तो यहाँ पे 11 बेंचेस तो है ही, अब शायद 15 भी हो गई होगी। तो यहाँ पे एनसीएलटी के जो बेंचेस है, आप सिर्फ उसका नंबर लिखे हो, अगर आपको इतने रीजन्स याद है तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ नंबर लिखे हो कि 10 के ऊपर 11 के ऊपर बेंचेस तो है ही। अपील्स की बात करते हैं, डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी मे बी अपील टू एनसीएलटी एंड द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट कैन ओनली बी फाइल्ड टू सुप्रीम कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट्स के अगेंस्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन एनसीएलटी की अपील जो है वो एनसीएलटी में जाएगी। तो इस तरह से ब्यूटीफुली आपने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, बता दिया कि आप किस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 4A के ऊपर। Is it necessary that the registration of the document should be done only where the property is situated? Discuss the provision of registration act. तो क्या डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन उधर ही होना चाहिए जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है? सब रजिस्ट्रार के हिसाब से तो वहीं पे प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी कौन सी, मूवेबल कि इमूवेबल? एग्जैक्टली। चलो आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं, द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, the document relating to the immovable property should be registered in the office of the sub-registrar within which the whole or some of the part of the property lies. मतलब हमें immovable property वहीं पे register करनी चाहिए जहाँ पे वो situated है, पर movable हुआ तो exactly other documents register other documents can be registered where all the person executing the document wanted to be registered. तो दो या दो से ज्यादा पार्टी जो ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हो, तो वहीं पे दूसरी जगह पे जाके उसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो सकते हैं। Hence, it is necessary that the registration of document should be done only where the property is situated. तो जहां पे ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हो गया अपना आंसर, इतना ही था, ठीक है। क्वेश्चन 4B, Ram and Shyam entered into the agreement to refer the dispute relating to genuineness of the bill to the arbitral tribunal. In spite of this, Shyam commenced the proceeding relating to this in the district court of the competent jurisdiction. Ram filed an application for stay of the legal proceeding under the Arbitration Act. Will Ram succeed? अब देखो राम एंड श्याम का एग्रीमेंट था कि आर्बिट्रल प्रोसीजर्स में जाएंगे अगर विल के रिस्पेक्ट में कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, पर श्याम ने केस शुरू कर दिया। क्या राम सक्सीड होगा? विल से एक पॉइंट हिट होता है, एक कुछ मैटर्स आर्बिट्रेशन के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर थे, क्या विल भी बाहर है? एग्जैक्टली, तो वही आंसर अपने को स्ट्रक्चर करना था। तो Arbitration and Conciliation Act provides for settlement of all private rights, ठीक है। However, certain matters are excluded from the arbitration. फिर नेक्स्ट लाइन पे an illustrative list of such matters are given below. फिर हम लिख सकते हैं testamentary matters, dispute in relation to appointment of the guardian, dispute pertaining to criminal proceedings, dispute pertaining to charitable trust, winding up of companies, matter of divorce or restitution of conjugal rights, lunacy proceedings, dispute arising from illegal projects, insolvency matters, matters falling in competition law. तो आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि कौन से मैटर्स क्लियरली आर्बिट्रेशन के एम्बिट के बाहर है, ठीक है। और लास्ट में बोल सकते हो कि राम विल नॉट सक्सीड बिकॉज विल टेस्टामेंट्री मैटर है जो आर्बिट्रेशन के एम्बिट के बाहर आता है। ओके, एंड फिफ्थ वन, specify the manner in which the request can be made by the citizens to the authority for obtaining the information under the Right to Information Act. So, Right to Information Act के अंदर आप कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो? तो सिंपल, the applicant has to apply either in writing or by using an electronic means. हम basic simple answer लिख रहे हैं, तो you can apply by writing or using electronic means. The applicant should have been made to the PI of the public authority and has the detailed requirements of the applicants. तो आपको public authority को application करना है. However, he is not required to give the reasons for requiring the information. पर reasons देने की जरूरत नहीं है. Along with the application, he has to submit a requisite fee. ठीक है?
The PIO has to give the information within 30 days from the date of the application. बराबर. And if the matter relates to freedom of the person, then the time limit is reduced to 48 hours. ये हम लोग ऊपर भी डिस्कस किया था, वापस लिख रहे हैं. In case the PIO needs the approval of third party to disclose the information, the time limit has been 4 days. तो यहाँ पे time limit has been given and refusal to give the information is not allowed except for the reasons stated in section 8. तो सेक्शन 8 में रीजन दिया गया है कि कब आपको ये अथॉरिटी मिल सकती है. दैट इज सेक्शन 8 के रीजंस की वजह से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. ओके. एंड इफ द पीआई डज नॉट इन्फॉर्म to the reason does not inform as to the reason of refusal and fails to intimate anything during the prescribed time, it is deemed to be the refusal by the authority. अगर वो काम नहीं करता, it will be deemed to be the refusal by the authority. That means authority ने information provide नहीं की. Okay. So that was one of the answers that you could have structured. ठीक है, समझ में आया? Fine. Are the security dealt in the depository liable to stamp duty under the provisions of Indian Stamp Act? क्या depository के साथ deal की गई security पे stamp duty? Generally depository के साथ deal गई security पे stamp duty नहीं लगती है. दो provisions है, simple सा answer था. Section 80 of the Indian Stamp Act. Security which is issued in the name of the depository need not be stamped. साफ लिखा है. कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के नाम पे होगा, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है. However, the issuer will be liable to pay stamp duty on the total amount of security. हाँ, इशुअर ने अगर इशू निकाला है तो ही इज लायबल टू पे द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी. बट जो डीमैट करवाते हो, तो डीमैट के टाइम पे जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के नाम पे रखवाते हो, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं. उसी चीज को आगे बोला है, the transfer of a registered ownership of the security from a person to a depository and from depository to the beneficial owner is not liable. मतलब जब कंपनी शेयर्स का डीमैट करवाती है तो एक ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम द पर्सन टू द डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी टू द बेनिफिशियल ओनर. इस केस में स्टैम्प ड्यूटी की लायबिलिटी नहीं आती. इस केस में स्टैम्प ड्यूटी की लायबिलिटी नहीं आती. क्लियर? समझ में आया? And for example, the units of mutual funds shall not be liable to stamp duty also. ठीक है, तो we have just discussed an example. तो आपने ये बता दिया कि किस तरीके से स्टैम्प ड्यूटी डिपॉजिटरी के नेचर में नहीं आती. ठीक है. And when is digital signature deemed to be secure? ओके, अच्छा क्वेश्चन है. तो DSC या डिजिटल सिग्नेचर एक सिक्योर्ड नेचर कैसे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किया गया. So digital signature is defined under section 2 subsection 1 clause Q. This definition provides for electronic means for validating of electronic records by procedures prescribed under the Information Technology Act. तो DSC का मतलब समझाया कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर से आप उसको सिक्योर करते हो. This is done with the help of a signature in the electronic form. तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिए गए सिग्नेचर्स को सिक्योर करने की बात कर रहे हो. ओके, which is registered with the certifying authority. बराबर. It is deemed to secure when it is as per the requirements of section 50 of the Information Technology Act. तो यहाँ पे DSC सिक्योर तब होता है जब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए सिक्योर है. फिर आपको लिखना है, दे आर एज अंडर, इफ द सिग्नेचर इज यूनिक एंड कंट्रोल्ड बाय द पर्सन अफिक्सिंग इट. अगर सिग्नेचर यूनिक है तो इट हैज टू बी टेकन, मतलब हर एक सिग्नेचर को यूनिकनेस देनी है, एक अलग डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट. मेरा सिग्नेचर आपसे सिग्नेचर से अलग होना चाहिए, इसलिए उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स डाल के उसको यूनिकनेस देते हैं. If it distinguishes the subscriber, that is person affixing or using, हर सब्सक्राइबर को अलग डिस्टिंग्विश करना चाहिए. इट इज सो लिंक विद द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज टू व्हिच इट इज अटैच्ड. इफ द रिकॉर्ड वर चेंज इन एनी वे डूइंग वुड नलिफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेरिफिकेशन. मतलब वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक पब्लिक की, प्राइवेट की, इसके साथ लिंक्ड होता है, और अगर आपने कोई भी चीज उसमें चेंज की तो वो अचानक से काम करना बंद हो जाता है, डिस्क्वालीफाई कर देता है सारी चीजों को. ओके. Discuss in brief the remedy which is available to the party if the registration of document is refused. तो रेमेडी विच इज अवेलेबल टू पार्टी अगर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज है, वो सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, बिकॉज इट इज रिफ्यूज बाय रजिस्ट्रार. सब रजिस्ट्रार होता तो हम रजिस्ट्रार के पास जाते, पर ये रजिस्ट्रार है तो अब अपने को ऊपर वाले कोर्ट में जाना पड़ेगा. So where the registrar refuses to order the document to be registered under section 72 or a decree under section 76, a person claiming under such document or his representative or assigner or agent may within 30 days of making of the order of refusal institute a civil court within the local limit of whose original jurisdiction is situated the office in which the document is sought to be registered. A suit for a decree directing the document to be registered in the office if it is duly presented for registration in 30 days of passing such decree. तो अगर कोई रजिस्ट्रार अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से मना करता है,
अगर रजिस्ट्रार मना करता है तो उसके लिए हम लोग एक सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे डिक्री के लिए कि सर ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हो तो हमको तकलीफ होगी, उसके लिए आपको रजिस्ट्रार के खिलाफ एक डिक्री लेनी पड़ेगी। वो डिक्री के लिए आपको लोकल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, और केस फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द रजिस्ट्रार का ऑर्डर कि सर ये गलती हुई है। ओके। And Section 75 mutatis mutandis apply to all the documents which is presented for registration in accordance with such decree, and notwithstanding anything contained in the act, the document shall be receivable in evidence in this. So यहाँ पे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो या नहीं हो उसका एविडेंस में एविडेंशियली वैल्यू कम नहीं होने वाला, लेकिन डॉक्यूमेंट जनरली तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो रजिस्टर्ड हो प्रॉपरली। इसलिए बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड प्रॉपरली। ओके, क्लियर। सो इसके साथ साथ अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर खत्म हुआ, और होप आपने अच्छे से आंसर लिखा हो एग्जाम में। प्लीज प्लीज मेहनत करना छोड़ो मत, बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर बाय एंड यू हैव टू परफॉर्म वेरी गुड। ओके, सो इसके साथ अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर दिया होगा, जिसने ऑनलाइन लिया है प्लीज डाउनलोड कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।